दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कुछ दिन दिए थे सोचने के लिए कि भैया पीस डील कर लो, जिसमें पाकिस्तान ने भी इंटरवेंशन करके कुछ ना कुछ करने की साबित करी थी कि भैया हम भी पीस डील करवाना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके की कंडीशन दी थी यूएस ने, वो सारी ही कंडीशन ईरान के खिलाफ थी। वो कह रहे थे कि भैया तुम न्यूक्लियर वेपन मत बनाना, इसी के साथ साथ तुम्हारी मिसाइल की लिमिट भी सेट की जाएगी, मतलब कि तुम ज़्यादा लंबी रेंज की मिसाइल्स मत बनाओ, तुम बस 2000 किलोमीटर से कम रेंज की मिसाइलें बनाओ, क्योंकि यूएस को खुद डर होगा कि भैया कहीं ये किसी दिन 18-20 हज़ार किलोमीटर वाली मिसाइल बना देंगे तो सीधा यूएस के न्यूयॉर्क में मारेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें थी जिसकी वजह से इनको ये भी कहा जा रहा था। अब यहाँ पर ईरान ने कहा कि ना ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली, यहाँ पर पहला अटैक तुमने किया था, उसके बाद में जब हमने जवाब दिया और ग्लोबल सिचुएशन अब इस तरीके की हो गई तो तुम पीस डील की बात कर रहे हो, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन हमारी रहेंगी, क्योंकि अपर हैंड इस वक्त में हमारा है। हम कुछ भी कर सकते हैं इस वक्त में, मतलब पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम कह लो, जो 110 बैरल जा रहे हैं वो $200 भी जा सकते हैं अगर ये वॉर और चल गई। तो वही एक प्रेशर ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी एक तरीके से कंट्रोल कर रखा है। तो यहाँ पर सारी ही कंडीशन ईरान ने अपनी रखी है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भैया हम ही कंट्रोल करेंगे और हमारी ही परमिशन से यहाँ से शिप्स वगैरह निकलेगी। इसी के साथ साथ ना कोई लिमिटेशन रखने वाले हैं अपनी मिसाइल के ऊपर, ना न्यूक्लियर वेपन का वो जो प्रोग्राम है वो बंद होने वाला है। तो सारी कंडीशन ईरान की है और ये भी कहा गया है कि भैया जितना भी हमारा नुकसान हुआ वो भी यूएस भरेगा। तो इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि डेडलाइन खत्म हो चुकी है तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। तो मतलब आज की रात काफी भारी हो सकती है ईरान के लिए। कुछ इस तरीके के थ्रेट दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। और ईरान ने तो सारी ही पीस टॉक बंद कर दी है यूएस के साथ में, क्योंकि उन्होंने डिप्लोमेटिक सारे ही चैनल बंद कर दिए हैं। उन्होंने ना कोई बातचीत करनी है यूएस के साथ में, ना कोई नेगोशिएशन करना है और ना कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन अब होने वाली है। मतलब अगर कम्युनिकेशन होगी भी तो किसी एक देश के थ्रू ही होगी। इस तरीके की सिचुएशन कर दी है। यूएस तो ऑलरेडी ही ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा था, जबकि उन्होंने कुछ दिन का टाइम दे रखा था, 5-6 दिन दे रखे थे कि इस टाइम पे सोच लो क्या करना है क्या नहीं करना है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी ओपन कर दो अगर सब चीज़ें अच्छी करनी है। लेकिन ईरान ने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, उल्टा उन्होंने रिजेक्ट कर दी है यूएस की सारी कंडीशन। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक और धमकी दे दी है ईरान को। लेकिन यहाँ पर ईरान भी कम नहीं है। ईरान ने भी सब चीज़ें तय करके रखी हुई हैं कि अगर कोई भी स्ट्राइक होगी ईरान के ऊपर, जो बहुत ही बड़ी स्ट्राइक होगी, तो वो गल्फ कंट्रीज़ को टारगेट करेगा, उनकी पेट्रोल इंडस्ट्री को टारगेट करेगा, उनके क्रूड ऑयल को टारगेट करेगा। तो मतलब कि वो पूरी दुनिया को हिला देने वाला काम कर देगा अगर ईरान के ऊपर यूएस कोई बड़ी स्ट्राइक करता है। और यहाँ पर दोस्तों यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी यही कह रहे हैं कि भैया 8 बजे तक, यूएस का जो 8 बजे है उसके 8 बजे तक अगर कोई अच्छा डिसीजन ले लेता है ईरान तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। वरना जिस तरीके की चीज़ें ईरान कर रहा है, कह रहे हैं कि भैया वो एक एक्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है, इकोनॉमिक टेररिज्म बोल रहे हैं इसको, जबकि यूएस खुद इकोनॉमिक टेररिज्म करता है दूसरों पे टैरिफ लगा के कि ठीक है हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेंगे, हम टैरिफ लगा रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें ये खुद करता है और अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं ईरान पे, जब वो एक तरीके से ऑयल को कंट्रोल कर रहा है। तो ये कह रहे हैं कि भैया ऑयल को कंट्रोल मत करो, फ्रीली उसे फ्लो होने दो, फ्रीली उसे इधर उधर जाने दो, ताकि जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्हें जो मतलब हीटिंग सिस्टम चलता है इनका फ्यूल से या फिर इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन चलता है वो ना रुके किसी भी कंट्री का। तो ये बातें कर रहे हैं। We feel confident that we can get a response, whether it's positive or negative. We're going to get a response from the Iranians by 8 o'clock tonight. I hope they make the right response, because what we really want is we want a world where oil and gas is flowing freely, where people can afford to heat their homes and cool their homes, where people can afford to transport themselves to work. That's not going to happen if the Iranians are engaged in acts of economic terrorism. So they've got to know we've got tools in our toolkit that we so far haven't decided to use. The President of the United States can decide to use them, and he will decide to use them if the Iranians don't change. लेकिन देखा जाए तो ये खुद दूसरी कंट्रीज के ऑयल को कंट्रोल करते हैं कि नहीं तुम उस कंट्री से मत लो, तुम उस कंट्री से मत लो, तुम हमसे लो, तुम इतने रुपए का लो। इस तरीके की चीज़ें ये खुद करते हैं। तो अगर एक्ट ऑफ इकोनॉमिक टेररिज्म लगाना है तो वो यूएस पे भी लगना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच भी सामने आ गई है इसी टाइम पर, जो वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भैया ईरान को हमने इतना टाइम दिया उतना टाइम दिया। तो ये कुछ इस तरीके की बात कर रहे हैं इसमें। This is a critical period. They have a period of, well, till tomorrow at 8 o'clock. I gave them an extension. They asked for an extension of 7 days, right? I said, Steve, give them 10 days. 10 days is up actually today, so I gave them 11, I guess, indirectly. I thought it was inappropriate the day after Easter. I want to be a nice person.
They have till tomorrow. Now we'll see what happens. I can tell you they're negotiating, we think, in good faith. We're going to find out. We're getting the help of some incredible countries that want this to be ended because it affects them also. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time, and after that, they're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Ages, yeah. शुक्र की बात है कि इन्होंने न्यूक्लियर की बात नहीं करी। इन्होंने कहा है कि हम ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे। हालांकि अपने जो इन्होंने पोस्ट डाली थी उसमें तो सिविलाइजेशन पूरी डाई हो जाएगी, ऐसी बातें कर रहे थे, लेकिन उसे लग रहा था कि भैया न्यूक्लियर तो नहीं चलाने वाले। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया कोई ब्रिज नहीं बचने वाला अब इनके पास में, कोई पावर ग्रिड नहीं बचने वाली, कोई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं बचने वाली, क्योंकि ये अटैक इन्हीं के ऊपर करेंगे, ब्रिजेस के ऊपर और पावर ग्रिड के ऊपर, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ हो जाएगी ईरान की। वो स्टोन एजेस में भेजने की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों एक बार इन दो चेहरों को देखो, शायद आपको कुछ याद आ जाए इन दो चेहरों को देख के। नहीं याद आया? 2020 आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगा हुआ था, तब उस वक्त में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या कर दी थी एक पुलिस वाले ने उनकी गर्दन पे घुटना रख के, और वो कहता रह गया कि मुझे सांस नहीं आ रही, मुझे सांस नहीं आ रही। अब इसी तरीके का इंसिडेंट इंडिया के अंदर भी हुआ था, जहां पर विक्टिम थे पी जयराज और इसी के साथ साथ उनके बेटे जय बेनिक्स। दरअसल पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया कि तुमने लॉकडाउन के रूल तोड़े हैं, क्योंकि इन्होंने शॉप ओपन कर ली थी अपनी, और इनको अरेस्ट कर लिया गया वहां से और उसके बाद में थाने ले जाया गया, ब्रूटल टॉर्चर किया गया रात भर, जिसके बाद में कस्टडी के अंदर ही इनकी मौत हो गई। और उसके बाद में पुलिस वालों ने ये कहा कि कुछ सीरियस हेल्थ कंडीशन रही थी इनको, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई, और हॉस्पिटल लेके गए, वहां से इनको सही इलाज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इनकी जान चली गई। तो इस तरीके से पुलिस ने गुमराह किया था, जिसके बाद में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी और उसके बाद में मालूम चला कि इनको रात भर टॉर्चर किया गया था, सिवियर फिजिकल अब्यूज किया गया था, जिसकी वजह से इतनी तगड़ी इंजरी हुई इनको कि दोनों की डेथ रात में ही हो गई थी। जिसके बाद में अब तमिलनाडु के मदुराई कोर्ट ने इन 9 पुलिस वालों को, जिन्होंने इनके साथ में इतना ब्रूटल टॉर्चर किया था कि डेथ हो गई, उन 9 पुलिस वालों को डेथ पेनल्टी दे दी है। ये इंसाफ ऑलमोस्ट 6 साल बाद में आया है, अप्रैल 2026 को। यहाँ पर सीबीआई ने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन में ये केस सबमिट किया था कि इस तरीके की चीजें हुई थी, जिसके बाद में मदुराई कोर्ट के जज ने ये फैसला सुनाया है कि यहाँ पर इन 9 पुलिस वालों को डेथ पेनल्टी दी जाएगी, क्योंकि पुलिस वालों का काम प्रोटेक्ट करना है, मर्डर करना नहीं है। और इसी के साथ साथ इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्राइम भी माना जा रहा है, जिसकी वजह से ये पनिशमेंट सुनाई गई है और कई सारे लोग बोल रहे हैं कि फाइनली जस्टिस मिला है। फिलहाल के लिए अब ये पुलिस वाले हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट का अप्रूवल नहीं मिलेगा इनको डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी। तो डेथ पेनल्टी के लिए हाई कोर्ट का अप्रूवल मिलेगा, और वहां से भी अप्रूवल मिल जाता है तो शायद ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं अपनी जान बचाने के लिए, और वहां से भी हो जाता है तो शायद राष्ट्रपति की तरफ भी ये रुख करें अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि पहली बार शायद ऐसा होगा जब पुलिस वालों को ही डेथ पेनल्टी दी जा रही है, वो भी 9। दोस्तों इंडिया के अंदर फूड सेफ्टी जैसा कुछ है भी या नहीं है, किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। अहमदाबाद के अंदर चांदखेड़ा नाम का एक एरिया है, जहां पर एक फैमिली रेडीमेड डोसा बैटर लेके आई थी, उससे डोसा बनाया और पूरी की पूरी फैमिली ही बीमार पड़ गई। यहाँ पर इस फैमिली के 2 बच्चे भी अब ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें एक 3 से 4 साल की इनकी बेटी थी और 3 महीने का एक बेबी था, जिसको भी शायद इन्होंने डोसा खिलाया, जिसकी वजह से उसकी भी तबीयत खराब हो गई, उस बच्ची की भी तबीयत खराब हो गई जो कि 3-4 साल की थी, माँ बाप की भी तबीयत खराब हो गई, वो भी अभी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और उनकी भी कंडीशन सीरियस बताई जा रही है। दरअसल फैमिली का मानना है कि यहाँ पर बैटर में ही शायद कुछ कंटेमिनेटेड चीज़ थी या पॉइजन था, कुछ इस तरीके की चीज़ें थी, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी फैमिली ही हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो गई और 2 बच्चे दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ पर जो लोकल डेयरी थी वो घनश्याम डेयरी थी, जिनसे ये लेके आए थे बैटर, और उसके बाद में इन्होंने अपने घर में डोसा भी बनाया था। अब यहाँ पर जो डेयरी का ओनर है उसने तो सारे ही एलिगेशन को डिनाई कर दिया है। यहाँ पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पोस्टमार्टम किया जा रहा है देखने के लिए कि क्या खाया था क्या नहीं खाया था। इसी के साथ साथ उस बैटर का भी टेस्टिंग की जा रही है, जहाँ पर दूसरे सैंपल जो दूसरों से लिए गए हैं जिन्होंने खरीद के अपने घर में रखे थे, तो उनसे भी सैंपल लिए गए हैं, उनकी भी टेस्टिंग हुई है। और इसी के साथ साथ जो सैंपल उसके पास में पड़े थे तो उनकी भी फॉरेंसिक जाँच हो रही है कि क्या दिक्कत आई है इन बैटर के अंदर
अंदर और क्या नहीं आई है, क्योंकि मोस्टली किसी भी ग्राहक को ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन इस फैमिली के साथ ही ऐसा हुआ है। तो अभी चेकिंग की जा रही है कि ये फूड पॉइजनिंग का सिम्टम इनके अंदर कैसे आए। दोस्तों, आलिया भट्ट को इस वक्त में काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक अवार्ड फंक्शन के अंदर होस्टिंग करी, जहां पर जाकिर खान भी थे, सुनील ग्लोवर जैसे होस्ट थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक अलग से होस्टिंग करने की ट्राई करी, जहां पर जो जोक ये कर रही थी वो काफ़ी फ्लैट लग रहे थे। कॉमेडिक टाइमिंग इनकी वीक लगी, काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट लगी, क्योंकि ऑडियंस कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग इनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉमेडियन तो है नहीं, फिर भी इन्होंने ट्राई करी कॉमेडी करने की, लेकिन वो इनसे हुई नहीं, जिसकी वजह से लोग कुछ ट्रोल कर रहे हैं, कुछ अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एटलीस्ट इन्होंने चलो ट्राई करने की कोशिश तो करी। क्योंकि हम में से कई सारे लोग शायद ट्राई भी ना करें, क्योंकि वैसे तो हम एक्टर भी नहीं है कि हम एक्टिंग करने का ट्राई करें, तो हम तो कॉमेडियन भी नहीं, तो हम कॉमेडी कैसे कर सकते हैं। मतलब वही बात है, जिसका काम उसी को साझे और करे तो हाँ, बदला है, डेफिनेटली बदला है। 2019 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए देखते थे। 2026 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में आईवी लगाते हुए देखते हैं।